अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज इस वीडियो में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम देखना चाहेंगे। फ़िज़िक्स के हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और लेकिन सिंपल भी है। आप इसको क्लास 9th में पहले ही पढ़ चुके हैं और ये है फ्री फॉल। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ्री फॉल होता क्या है, व्हाट इज़ फ्री फॉल। शाबाश, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगा कि हम जब भी किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज करते हैं, ठीक है ना। जैसे इस पेन को हमने इस हाइट से रिलीज कर दिया, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा। सिंपल, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जब भी हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे चली जाती है। वो ऑब्जेक्ट जैसे ही नीचे जाता है तो हम इसको ये कहते हैं कि भाई इसको किसने नीचे की तरफ लिया, इसको किसने नीचे की तरफ खींचा, कौन सी चीज़ है, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ जाता है। अब ये तो लेमैन ऑफ फिजिक्स जो है, यानी जो उनको फिजिक्स के साथ कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उनको भी पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, यानी अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस तरह से गिर जाए, इस तरह से जब किसी ऑब्जेक्ट का फॉल हो जाए, किस तरह से, वो फ्रीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो फ्रीली नीचे की तरफ चला जाए, अर्थ की तरफ गिर जाए, तो हम उसके उस फॉल को फ्री फॉल कहते हैं। यानी इट इज फॉलिंग फ्रीली। फॉलिंग फ्रीली का मतलब यह होता है कि भाई कोई चीज, कोई और चीज इसको नहीं गिरा रही है। देखिए, अब यहां पर मैं एक चीज बता सकता हूं कि अगर हम इस पेन को नीचे की तरफ, अगर हम इसको पहले सिर्फ छोड़ते हैं, इफ वी विल रिलीज, इफ वी विल अलाउ इट टू फॉल, इफ वी विल रिलीज दिस पेन फ्रॉम ए हाइट, अगर इस पेन को किसी हाइट से छोड़ दिया जाए तो ये नीचे गिरेगा। लेकिन दूसरी चीज होती है कि अगर हम इसको नीचे की तरफ फेंके लाइक दिस, तो जैसे मैं हाथ से फेंक रहा हूं नीचे की तरफ, तो यहां दो चीजें होती हैं। एक ये, द पेन इज ड्रॉप्ड, द पेन इज ड्रॉप्ड एंड द पेन इज थ्रोन। अगर हम इसको सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये जब नीचे आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। इसमें और कोई फोर्स इसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। यानी जब हम इसको सिर्फ छोड़ रहे हैं, सिर्फ इसको ड्रॉप कर रहे हैं, विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, कोई फोर्स हम इसकी तरफ, इस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो इसको नीचे की तरफ फेंके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम, सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसको छोड़ देंगे, यानी ड्रॉप करेंगे। वी विल अलाउ इट टू फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो ये सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा। जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और इस वाली इसके इस तरह से गिरने को, जब ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिरे, तो इसके गिरने को उस वक्त हम कहते हैं, इसका जो फॉल होता है उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। द बॉडी इज हैविंग ए फ्री फॉल, it means the body is falling freely under the influence of gravity and there is no other force that compels it or that is responsible for its fall. कोई और फोर्स नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल हो इसके गिरने के लिए। लेकिन जब हम इसको ऊपर से फेंक दे, जैसे हम इसको इस तरह से, वी विल थ्रो इट, जैसे हम इसको थ्रो करेंगे, तो इसका मतलब हमने हाथ से भी एक फोर्स अप्लाई किया और दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पर दूसरा है ही। तो यहां दो फोर्सेस होंगे, एक ये जो हमने अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये जो जिस फोर्स से हम इसको फेंक रहे हैं, जिससे हम इसको थ्रो कर रहे हैं, और दूसरा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। इस वक्त जो ये बॉडी गिरेगी तो इसके गिरने को हम फ्री फॉल नहीं करेंगे, कहेंगे। इसकी ये मिसाल हो सकती है, मान लीजिए आप किसी हाइट पर हो, आप खिड़की, किसी बिल्डिंग की खिड़की से देख रहे हो और नीचे से आपका कोई फ्रेंड आ गया और वो आपसे कहता है कि आपके हाथ में एक बॉल है, वो आपसे कहता है कि ये बॉल मेरी तरफ फेंक दो। आप जरा सवाल देख लीजिए, यहां पर फेंक दो, तो आप बॉल जो है अपने हाथ में ले लेते हैं, हाथ को रेज करके उसकी तरफ थ्रो करते हैं, फेंकते हैं।
तो जब ये बॉल आपसे फेंकी जाती है उस लड़के की तरफ जो कि नीचे हैं, तो इस बॉल का फॉल फ्री फॉल नहीं है। लेकिन अगर आप इस बॉल को सीधे अपने हाथ में पकड़ेंगे और छोड़ देंगे और ये बॉल सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी, तो इस बॉल का हम उस वक्त फॉल जो है उसको फ्री फॉल कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी भी फोर्स में जब एक बॉडी मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी फोर्सेस ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। ये तो न्यूटन ने भी हमें बताया सेकंड लॉ में, F इज इक्वल टू व्हाट, m into a। If F is there, if F is not equal to 0, then A is not equal to 0। जैसे ही कोई फोर्स होगा वहां पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी। अब जैसे ही कोई बॉडी नीचे आ रही हो किसी हाइट से, मान लीजिए ये सपोज हॉरिजॉन्टल है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, और यहां से एक चीज, एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये किसी हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, और इसका फॉल अगर फ्री फॉल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आ तो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, लिहाजा इसमें कोई एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जब फोर्स है तो इस ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी जरूर होगा। जब एक बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉल जब उस बॉडी का हो जाता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जब एक बॉडी नीचे की तरफ गिरने लगती है, उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये मोशन जब होती है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जब भी कोई बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे गिर रही हो, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो यूनिफॉर्म आ जाएगी, और वो एक्सेलरेशन आप जानते हैं, वो हम ले लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसको राउंड फिगर्स में 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाता है एक ऑब्जेक्ट में जब आप इसको किसी हाइट से नीचे आने देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी जब इसका फ्री फॉल होता है। इस वक्त जब जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी फ्री फॉल के वक्त जब बॉडी में जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो, एक तो ये मैंने बॉडी को फेंक दिया, उस वक्त एक्सेलरेशन कुछ और होगी, फेंक दिया मतलब थ्रो कर दिया। दूसरा ये कि मैंने बॉडी को ऊपर वाली हाइट से सिर्फ छोड़ दिया। अब जैसे मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, उस वक्त उसमें जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो हम ले लेते हैं अक्सर एवरेज में। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसका होता है, तो ये एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जब फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का होगा तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में, और इस एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं? आप इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि जब एक बॉडी किसी हाइट पर होती है, अगर ये रुकी हुई है या इस पर यहां पर, तो जो इसकी वेलोसिटी यहां पर होगी तो वो 0 होगी। मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू 0। जैसे ये बॉडी नीचे आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इस पॉइंट पर जहां पर ये अर्थ को हिट करेगी, इसकी वेलोसिटी जो यहां पर होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है? इसका मतलब ऊपर वाले पॉइंट से नीचे तक आते आते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, लिहाजा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी और इसको ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? ये 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में। तो बहरहाल अब अगर हम ये देखना चाहें कि भाई ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हो गया, ये फ्री फॉल हो गया, सबसे पहले जरा आप बताएं फ्री फॉल कैसे लिखेंगे हम? व्हाट इज फ्री फॉल? व्हेन इज बॉडी सेड टू बी in a free fall? Whenever a body is released or dropped from a height, it falls under the influence of gravity of earth with a constant or uniform acceleration called the acceleration due to gravity, and the fall, such a fall of the body is called a free fall। और इस वाले फॉल को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल। अब फ्री फॉल तो हो गया, ऐसा तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया था, लेकिन यहां मैं फ्री फॉल के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, जिसके लिए हमने ये टॉपिक शुरू ही किया, वो ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं किसी हाइट से, उसकी मास कुछ भी हो उस ऑब्जेक्ट की, यानी वो एक हल्का सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एक भारी सा ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए ये जो हाइट है, इस हाइट से आपने इस हाइट से आपने दो चीजों को रिलीज कर दिया, दो बॉल्स को। मान लीजिए ये एक प्लास्टिक की बॉल है, मैं इसको P लिखता हूं, और
ये बॉल एक आयरन बॉल है, मैं इसको आई लिखता हूं। अब अगर इन बॉल्स का साइज सेम भी है, लेकिन एक प्लास्टिक की है एक आयरन की, तो इसका मतलब वेट किसका ज्यादा होगा? जो आयरन की बॉल है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये हाइट सेम है, अगर ये सेम हाइट से रिलीज कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, तो इसको कितनी हाइट यहां से यहां तक कवर करनी है? मान लीजिए h1, और h इसको भी उतनी ही हाइट यहां से यहां तक कवर करनी है। यानी ये यहां से यहां तक हाइट जो है वो h है, इसको हमने पहले लिया है हाइट h, इसको भी हाइट h पर ले लिया है, दोनों को इसी हाइट से रिलीज कर दिया है, दोनों नीचे आ रहे हैं। मगर याद रहे, इसमें से हल्की सी बॉडी जो है, जो लाइटर बॉल है वो है P, और जो हेवियर बॉल है वो है I। ठीक है ना? मैंने सिंबल्स इसलिए दिए ताकि याद रहे ये प्लास्टिक का है और ये आयरन का है, मान लीजिए, इस तरह से हम मान के चल सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये हेवी ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल एक्सपीरियंस जो हमारा है कि जब हम किसी भारी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं किसी हाइट से, और अगर उसी हाइट से एक हल्के से ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, तो जमीन तक पहुंचने वाली ऑब्जेक्ट जो होती हैं, यानी जो पहले जमीन को टच करती है, जो पहले नीचे पहुंच जाती हैं, वो भारी ऑब्जेक्ट होती है जो हेवी हो। ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। आप खिड़की से आप एक कागज का बॉल बना दीजिए, और आप एक दूसरा कोई मेटल का बॉल ले लीजिए, और दोनों को खिड़की से बाहर फेंक दीजिए, एक ही हाइट से छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो कागज का बॉल है वो थोड़ी देर के बाद नीचे पहुंचेगा, जमीन को टच करेगा, और जो उससे हेवी ऑब्जेक्ट होगा, हेवी बॉल होगी, वो उससे पहले पहुंच जाएगी। ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। लेकिन ये तभी होता है जब कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस या कुछ मीडिया या कुछ फोर्सेस वहां पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ जो रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जिन बॉल्स को नीचे की तरफ ट्रैवल करना है, उनको कहां से कहां से जाना है नीचे, उनके दरमियान एक मीडियम भी आता है, एयर, और वो एयर में से नीचे जाते हैं, और वहां फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो जाती है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड एयर। यानी एयर की जो रेजिस्टेंस है वो वहां पर इस मोशन को ऑल्टर कर देती है। तो इसलिए कोई एक ऑब्जेक्ट जो है देर से नीचे पहुंच जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो हेवी था वो पहले ही पहुंच जाता है। ये सिर्फ इन डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से होता है। लेकिन एक्चुअल सेंस में अगर ये फोर्सेस ना हो, यानी रेजिस्टेंस ऑफ एयर ना हो, कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो, तो फिर क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट हेवी हो, दूसरा लाइट हो, और अगर ये एक ही हाइट से नीचे आ रहे हैं तो ये सेम टाइम पर नीचे पहुंचने चाहिए। ये तो अजीब बात लग रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक आयरन का गोला और एक प्लास्टिक की बॉल, मैंने दोनों को एक ही हाइट से छोड़ दिया, तो मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों एक ही टाइम पर नीचे पहुंच जाएंगे। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये एक ही टाइम पर नीचे नहीं पहुंचते हैं, कभी भी नहीं पहुंचते हैं। मगर ये तब होता है कि ये नहीं पहुंच रहे हैं एक ही टाइम पर, वो इसलिए क्योंकि वहां पर रेजिस्टिव फोर्सेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ एयर जो है वहां पर काम करती हैं, और लिहाजा इसकी वजह से एक ही टाइम पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है एक ही टाइम पर नीचे, यानी एक ही हाइट से जब गिराए जाते हैं, वो एक ही टाइम पर नहीं पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ दीज रेजिस्टिव फोर्सेस। अगर एक मिनट के लिए इन फोर्सेस को हम दिमाग से हटा दें और मान लें कि ये फोर्सेस नहीं है, तो काफी एक्सपेरिमेंट्स एंड मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट और कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट जब इनका फ्री फॉल हो जाए, याद रहे क्या, जब इनका फ्री फॉल हो जाए तो इनमें एक ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम प्रोड्यूस होगी, और इनको एक ही टाइम लगेगा नीचे तक आने में। अब हम इसको जरा मैथमेटिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है P, इसको नीचे आना है यहां से यहां तक, और हाइट है, डिस्टेंस इसको ट्रैवल करनी है S। अब इसको भी यहां से यहां तक नीचे आना है और डिस्टेंस ट्रैवल करनी है S। अब हम पहले इसको देख लेंगे। फॉर P, ऑब्जेक्ट P के लिए हम पहले देखेंगे। वी नो दैट S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ, शाबाश, at स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इसको कितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रैवल करनी है S, लेकिन जब आप यहां पर इसको रखा था P पर, इस पर ऊपर वाली पोजीशन पर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। सपोज इसको यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा वो t1 है,
तो मैं लिखूंगा T1 प्लस 1/2 ऑफ ए बनेगा इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज जी। शाबाश। ये क्या है, फिर है टी, यानी जो यहां से यहां तक इसको टाइम लगा वो हमने लिया था T1। मान के चलते हैं इसको टाइम लगता है T1 2 मिनट के लिए, और इसको यहां से यहां तक लगता है टाइम T2, यानी हम पहले ही नहीं ये मानेंगे कि इनको एक ही टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इनको अलग अलग टाइम लगेंगे, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या होता है। इसका जो एस बनता है वो बनता है 0 या UT, यानी 0 इंटू T1 प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर मीन्स प्लस 1/2 ऑफ GT1 स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। सो S इज इक्वल टू 0 इंटू T1 प्लस 1/2 ऑफ GT1 स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1/2 ऑफ GT1 स्क्वायर। इसी तरह से ये जो दूसरी बॉडी है ये I को फॉर I, तो ऑब्जेक्ट I के लिए जिसकी मास इससे मान लीजिए ज्यादा है, तो उसके लिए S डिस्टेंस यानी हाइट जो है ये वही है S, तो किसके बराबर होगा, शाबाश, UT प्लस 1/2 ऑफ GT स्क्वायर। अब इसके लिए वैल्यूज दे दीजिए, इसका भी U 0 है, लेकिन इसको टाइम मान के चलते हैं कि लग गया T2 प्लस 1/2 ऑफ G एंड T स्क्वायर का मतलब यहाँ पर T2 स्क्वायर। तो इसका मतलब S इज इक्वल टू, ये बन गया 0, तो ये बन गया 1/2 ऑफ GT2 स्क्वायर। अब जरा बताइए ये जो है ये किसके बराबर है, S के बराबर, और ये यहां पर जो है किसके बराबर, ये भी S के बराबर। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिए, मान लीजिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, शाबाश, क्या मिलेगा, आपको यहां पर मिलता है 1/2 ऑफ GT1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GT2 स्क्वायर। मैं यहां रब करूंगा पहले थोड़ा सा। सो वी विल हैव 1/2 ऑफ GT1 स्क्वायर, ये is equal to 1/2 of GT2 square because both are equal to S. अब 1/2 of G cancels, T1 square is equal to T2 square। अगर आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा T1 is equal to T2। क्या पता चला, जब S सेम था, हाइट सेम थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम है ही, ठीक है ना, तो टाइम टेकन बाय टू ऑब्जेक्ट्स इज सेम, ठीक है कि नहीं। तो टाइम ने डिपेंड ही नहीं किया इस पर कि मास किसकी ज्यादा है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। भारी ऑब्जेक्ट्स, हेवी ऑब्जेक्ट्स को हमें लगता है कि कम ही टाइम लगता है एक हाइट अटेन करने, एक हाइट को एक हाइट से नीचे आने में, और हल्के ऑब्जेक्ट्स को कुछ ज्यादा टाइम लगता है उसी हाइट से नीचे आने में। वो सिर्फ और सिर्फ है बिकॉज ऑफ सम डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, जो ये रेजिस्टेंस वगैरह होता है उसकी वजह से। अदरवाइज ऑल ऑब्जेक्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, तमाम ऑब्जेक्ट्स चाहे उनकी कुछ भी मास हो, कोई भी मास हो, विल फॉल फ्रॉम इक्वल हाइट्स एंड विल रीच अर्थ इन इक्वल टाइम, सेम टाइम, ठीक है। वो सेम ही टाइम में, जब सेम हाइट से गिरेंगे तो सेम टाइम में अर्थ तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।